नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी को हम नमस्कार कह रहे हैं। और आज मैं शैक्षणिक यात्रा पर हूं और काशी को छोड़ा हुआ हूं। बहुत दिनों बाद एक शैक्षणिक यात्रा का दौर शुरू कर रहा हूं। महाविद्यालय खुलने जा रहा है, उसके पूर्व यात्राओं को थोड़ा अब बरकरार रखना है। साथियों, शैक्षणिक यात्रा में मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद, जिसका 21वां अधिवेशन है, जिसकी नींव काशी में ही पड़ी थी, और एक संस्थापक सदस्य के रूप में हम लोगों ने 8 लोगों ने, जिसमें पंडित श्याम कार्तिक मिश्र जी भी थे, उनको इस अवसर पर हम याद भी कर रहे हैं। वो हम प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह, प्रदीप पांडे जी और नृपेंद्र सिंह जी और इस तरह 8-10 लोगों ने, हम लोगों ने मिलके उत्तर प्रदेश आर्थिक परिषद का नींव रखा था 21 वर्ष पूर्व काशी में। और उसका प्रथम अधिवेशन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में किया था, जिसमें प्रोफेसर जीएस कुशवाहा कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट थे। साथियों, मैं उस समय कोषाध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन उसी का ये जो पौधा हमने लगाया था हम लोगों ने काशी से, वो बड़ा हो गया है, पुष्पित पल्लवित हो चुका है, वृक्ष हो चुका है, युवा हो चुका है, 21 वर्ष का हो गया है। उसका हल्द्वानी में 3 दिवसीय उसका वार्षिक अधिवेशन है, जो कि 27, 28, 29 चलेगा। उसी के रास्ते में मैं काशी छोड़ा हूं, और बीच में एक रास्ते में एक स्थान पर ठहर कर अचानक याद आया कि मैं, एक महत्वपूर्ण दिवस है आज। वो दिवस है आपातकाल के 50 वर्ष का दिवस है। और साथियों, मैं उस समय शिशु रहा था, 9-10 वर्ष की अवस्था थी। मुझे धुंधला धुंधला जयप्रकाश नारायण जी का चेहरा याद है, आंदोलन याद है। हमारे बड़े भाई झुन्ना भैया को और मुन्ना भैया जो नहीं रहे, प्रोफेसर कौशल किशोर और अनिल कुमार मिश्र, उस समय थोड़े हमसे बड़े थे। हम लोग तुलसी घाट, जो बनारस के 80 मोहल्ले के पास है, उस गली के पास हम लोग खड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण जी का हुजूम निकला था उस समय, आंदोलन का हुजूम, और आपातकाल की व्यवस्था थी। आज उसका 50 वर्ष है साथियों। तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ रोज मैं आपसे बोल रहा हूं, उस पर भी कुछ अलग ढंग से बात करके फिर अपने शैक्षणिक यात्रा हल्द्वानी की ओर आज निकल जाऊं। कल से मुझे वहां रहना है। साथियों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद के 21 वर्ष हुआ, तो बीच में कई पायदानों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत सारे लोग आए, हम लोगों ने कौटिल्य अवार्ड भी कई लोगों को दिया है, और लगातार सतत 21 वर्ष से हमारा जुड़ाव है। और वर्तमान में इसी अयोध्या के एक साथी विनोद जी को हम लोगों ने उसका सेक्रेटरी बनाया, जो बड़े अच्छे से उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, हल्द्वानी वो जगह है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद जी अपने कुमाई यात्रा के दौरान, जब 1901 में वो जा रहे थे शिकागो, उस दौरान वो यात्राएं कर रहे थे, और हल्द्वानी उनको एक विशेष प्रिय जगह लगा था, जहां कोसी नदी के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान भी लगाया था। और कई बार हल्द्वानी गए, और वो बड़ा शांति और आध्यात्मिक स्थल उन्होंने माना था। मुझे यह ज्ञात हुआ तो मुझे और अच्छा लगा कि उसी हल्द्वानी में मैं उस जगह पर जाने की कोशिश करूंगा। 21 वर्ष का हमारा एसोसिएशन अनेक अर्थशास्त्रियों को जोड़ता है, अनेक लोगों को उच्चस्थ पद पर पहुंचाया है। उसका मैं संस्थापक सदस्य हूं, संस्थापक कोषाध्यक्ष हूं। वर्तमान में उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। इसके तहत मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि सक्सेस हो। और आज रास्ते में रुककर आपातकाल के 50 वर्ष के ऊपर एक अलग व्याख्यान देने के लिए रुका हूं साथियों। आप देख सकते हैं मैं जहां रुका हूं वहां पीछे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगी हुई है। दरअसल इन्हीं को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कुछ बोलूं। साथियों, इनके हम लोग दीवाने हुआ करते थे। इनके भाव के, इनके चरित्र के, इनके नेतृत्व के, इनके संवेदनशीलता के, इनके मानवीय गुण के हम लोग बहुत कायल थे।
खास करके युवावस्था में। और मैं कई बार इनसे मिलने का मुझे हमारे भाई लोगों को मौका मिला। हम लोग अटल जी को बहुत मानते हैं। ये अटल जी उस आपातकाल में साथियों 19 माह तक जेल में थे। 19 माह तक जेल में थे। और आप जानते हैं कि जेल में यातनाएं मानसिक होती हैं और तरह तरह की होती हैं, ताकि व्यक्ति टूट जाए और सत्ताधारी तानाशाह के हर बातों को मानना शुरू कर दे। इसलिए जेल में रखा जाता था। और लगभग 1.5 लाख लोगों को, जिसमें 1 लाख राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, वो जेल में थे, संघर्ष कर रहे थे साथियों। और साथियों 1975 में ये कांग्रेस के ताबूत में कील की तरह ठुका गया था। वही कांग्रेस जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ वो बड़ी पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी ने आंदोलन किया था, जिसके गांधी पुरोधा रहे हैं, पटेल रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। उस दौर में अंग्रेजों के तानाशाह, अंग्रेजों के रवैये, औपनिवेशिकवाद रवैये से कांग्रेस ने संघर्ष किया, मुक्ति पाई। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस कांग्रेस ने ऐसे भूल कैसे कर दी, ये अब तक सोच से परे है। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ये गलती कांग्रेस कर सकती है कि जिस देश की आजादी के लिए, देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, देश में स्वराज के लिए संघर्ष किया गया, उसी देश में आप कैसे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करेंगे। ये सोच भी श्रीमती इंदिरा गांधी को कैसे आया होगा, ये अभी तक मैं सोच रहा हूं और उस पर मनन कर रहा हूं साथियों। ये दुर्भाग्य है। और इसीलिए कांग्रेस शायद इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद धीरे धीरे शनै शनै लोगों के मन से उतरती चली गई। साथियों सिर्फ इसका एक वजह है जो सभी लोगों को समझना चाहिए, हमें और आपको भी, कि हमें सत्ता या धन या प्रतिष्ठा के मद में नहीं रहना चाहिए, मोह में नहीं फंसना चाहिए, उसके सुख के गुलामी के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो सत्ता से च्युत होना, धन का जाना, शायद वो तानाशाह मन को जन्म देता है। इस सभी के लिए ये आज का सीख है। इंदिरा गांधी वही काशी के, हम लोग सभी लोग काशी के हैं। हमने अभी काशी की बखान बताई। काशी तो क्रांति का जन्मदाता है, ज्ञान ध्यान अध्यात्म का जन्मदाता है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। जयप्रकाश, ये हमारे मोरारजी भाई ने जब उनको हराया था तो उनको तिलमिला उठी थी, वो अपने पराजय को स्वीकार नहीं कर पाई। लोकतंत्र में जय पराजय दोनों को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे इस समय जब राहुल गांधी पराजय के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर या देश के प्रधानमंत्री या संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, उसी कांग्रेसी मानसिकता का यह द्योतक है जो इमरजेंसी में उनके नानी ने, उनकी दादी ने किया था। ये दुर्भाग्य, इसको सीखना चाहिए। मैं सभी कांग्रेस वासियों को अपील करता हूं, वे एक शिक्षक के नाते मैं सलाह दे रहा हूं। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा आज नहीं है। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के निमित्त आपके सामने आया हूं साथियों। तो वो इंदिरा गांधी को जब सत्ता जाने का भय हुआ तो तिलमिला के वो तनाशा उठी। और उस समय याद कीजिए, उनके पुत्र संजय गांधी हुआ करते थे, जिनका दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुआ था। वो अपने पुत्र को गद्दी देने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो उठी थी। उन्हें लगा कि सत्ता चला जाएगा तो कांग्रेस का नहीं, हमारा परिवार का सब कुछ चला जाएगा। इसके लिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, जो कि सबसे काला दिन स्वतंत्र भारत का माना जाता है, जिसमें कि आम नागरिकों के सारे अधिकारों का हनन छीन लिया जाता है। जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वगैरह ने सोचा भी नहीं था कि किसी देश में आपातकाल लग सकता है। भारत जैसे देश में जो 350 वर्षों के औपनिवेशिक काल के बाद स्वतंत्र होता है और तमाम मुगलों के आक्रमण के बाद सीख लेता है, वो उस देश में कोई सत्ताधारी आपातकाल लगा सकता है, सोचा भी नहीं था। नहीं तो ऐसे शब्द को शायद संविधान में नहीं डालते। ये उनसे भूल हो गई थी, क्योंकि मानवीय स्वभाव समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है और विक्षिप्त होता है और करप्ट होता है। ये दुर्भाग्य है। ये प्रकृति को प्रदूषित करने का एक बहुत बड़ा लक्षण है साथियों।
तो दोस्तों याद रखिए कि इंदिरा गांधी तिलमिला गई, और जब आपातकाल आई तो एकदम समझ लीजिए कि वो तानाशाह के रूप में 1.5 लाख लोगों को जेल में बंद करना, प्रेस की आज़ादी, सबसे बड़ी आज़ादी, उसके आज़ादी पर नियंत्रण रखना, अंकुश लगाना। रात में प्रेसों पर बंद हो गए, ताला जड़ दिए गए और कहा गया संपादकों से, बड़े नामी गिरामी संपादकों से, कि कुछ भी प्रकाशित होगा इंदिरा को दिखाकर होगा, यानी इंदिरा प्रशासन को दिखा के होगा। ये तनाशाह था, और साथ ही साथ उसमें सारे मनमानी हुए। ये कहा गया कि इसकी वजह से देश में अनियंत्रण हो रहा है, देश में शांति है, और हम देश के आर्थिक स्थिति को और ये भय की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए ये मैं आपातकाल ला रही हूं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। और अनुशासन के नाम पर तानाशाही थोपा गया। साथी, आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते हम लोग हमेशा बात करते हैं कि उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ वो क्या हुआ। हड़तालें जरूर बंद हुई तो थोड़ा उत्पादन प्रोडक्टिव हुआ, थोड़ा लेबर लॉस कम हुआ, महंगाई जो जमाखोरी थी उसमें नियंत्रण हुआ, ये सब हुआ। लेकिन जबरन नसबंदी, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर, ये एक तरह से उल्टा दांव उस सरकार का पड़ गया। उसमें बहुत सारे निर्दोष बच्चे, युवा, बुढ़े तक की नसबंदी होनी पड़ी, केवल अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। ये जब हम लोग पढ़ाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल जबरन नहीं होता है, बल्कि जनसंख्या का नियंत्रण स्वेच्छा से कैसे हो, उसके लिए इकोनॉमिक्स अस्त्र देता है, सोशल सिक्योरिटी का अस्त्र देता है, जीवन प्रत्याशा आयु को बढ़ाने का अस्त्र देता है, शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाने का अस्त्र देता है। उसकी वजह से लोग अवेयर हों और जनसंख्या को नियंत्रित करें। ये अस्त्र हम लोगों ने परिवार नियोजन से, परिवार कल्याण से जोड़ती हुई बात कही थी, लेकिन इंदिरा ने उसको नहीं मानी और जबरन नसबंदी उनके पुत्र ने उस समय किया टारगेट को पूरा करने के लिए। और उस दौरान जब हम अपने पॉपुलेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जनसंख्या डिप जरूर दिखाई दिया, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है। एक डर का माहौल पैदा हो गया देश में, ये अशोभनीय था। और साथियों, बहुत सारे भय का माहौल हुआ था उस समय। ऐसे में कौन नेता नहीं था? अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ज्योति बसु। कौन ऐसा नेता नहीं था जो आज के दौरान, जिसको हम लोग जानते हैं, वो जेल में नहीं ठूंसा